हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एस्पिरेंट्स, डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का द मास्टर्स जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बेचैन होंगे क्योंकि सवेरे आंसर की आ चुकी थी और मेरे पास मैसेजेस और एडमिट कार्ड आप में से काफ़ी लोगों ने भेज दिए थे। क्योंकि आज का मेरा शेड्यूल काफ़ी व्यस्त था और इस लास्ट आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराने के चलते जो है मेरे कुछ काफ़ी फैमिली वर्क जो है पेंडिंग पड़े थे। बहुत सारे काम, गांव की खेती बाड़ी का काम जो है थोड़ा सा, और इसके अलावा मम्मी की बैंकिंग वगैरह, ये सब बहुत सारे काम है। बस बताने की आवश्यकता इतनी है कि हाँ, आप समझ लीजिए कि फैमिली वर्क्स मैंने सब साइड में रख दिए थे, अब उनको पूरा करने का समय था, तो आज पूरा दिन ब्लॉक रहा। आप लोगों के रिगार्डिंग वीडियो भी बनाना था, वरना ये शायद एक मैसेज आता कि सर आपने बस तैयारी करा दी और अपना कोर्स सेल आउट कर दिया और बस हमारी कोई चिंता ही नहीं है। नहीं, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ, मैंने कहा है। और बेसिकली सबसे पहली बात तो है कि आप सभी को पता चल गया होगा, तो आप उसमें कैसे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। सिंपली मैं अपनी एक ड्यूटी है जो पूरी कर दूं अपनी तरफ से पूरा। वैसे आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी कोई अगर डाउट लगता है, कोई क्वेरी आती है, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। सिंपली गूगल के ऊपर आप ESB डालेंगे, लिख के आएगा हिंदी इंग्लिश, उसके बाद में किसी भी क्लिक करना, बताया जाएगा कि वो डिक्लेयर हो चुका है। जो प्राइमरी सेक्शन आएगा उसमें, उसके बाद में जो डिटेल्स मांगी गई है वो फिल आप कर देना, एप्लीकेशन नंबर, TSC कोड वगैरह। और बाकी जिस क्वेश्चन पर आपको आपत्ति दर्ज करना उसका एक कोड होगा, वो कोड आप मेंशन कर देंगे। और कोई भी रेफरेंस बुक जिस पर ISBN नंबर मेंशन हो, इसके अलावा जो ऑथेंटिक बुक हो उसका आप रिसोर्स लगा सकते हैं। NCERT के रिगार्डिंग किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो सबसे बेस्ट उसमें NCERT का रेफरेंस सही लगेगा, ठीक है। तो यहां तक तो मैंने बता दिया कि अगर किसी प्रकार की कोई चीज़ अगर रखती है तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वैसे आप अपने स्तर पर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं तो सर पेपर देखना कितना खतरनाक आया था। पेपर देखना, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं, और आगे मेरा स्टेटमेंट कहने से पहले ही कह दूं कि अगर मेरी बात आप में से एक भी एस्पिरेंट को अगर चुभ जाती है या थोड़ा सा बुरा लग जाता है तो कान पकड़ के सॉरी, ठीक है। और ये मान लेना कि शशांक सर ने अपने शब्द वापस ले लिए, मतलब कोई कुछ कहा ही नहीं गया। क्योंकि आप लोगों को ऐसा इसलिए लग रहा है कि हो सकता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट इसमें पहली बार पेपर में शामिल हुए हों, लेकिन यकीन माना जो 2018 का एस्पिरेंट होगा, अगर पेपर जिसने भी 2018 का पेपर दिया होगा और अगर वो शामिल है, यकीन माना 1% भी वो शॉक्ड नहीं होगा पेपर देख के, 1% भी नहीं होगा। और रही बात मेरी कि सर आप क्या कहते हैं इस पेपर के बारे में, तो मेरा रिस्पॉन्स अगर मैं कहूं तो जैसा TGT PGT का एग्जाम का पेपर होना चाहिए था, सेम वैसा आया। सीरियसली बता रहा हूं। अब आप में से बहुत सौ के मन में एक प्रश्न आएगा, सर एक बार एग्जाम में बैठ के देखते तो पता चलता। एग्जाम में 3 बार बैठ चुका हूं, इसलिए बता रहा हूं। पहली बार जब मैं बैठा था तो मुझे भी ऐसा लगा था, अरे बाप रे ये क्या हो गया। दोबारा उस लेवल की तैयारी करी तो बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। और तीसरी बार जब थे हम लोग तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें समझ में आ गई थी कि ऐसा हो जाता है। आप लोगों के लिए थोड़ा शॉकिंग है, इसलिए मान सकता हूं, आपकी परिस्थिति को समझता हूं। आप लोगों ने शायद MP टेट ग्रेड 1 का जो 2023 का पेपर आया था, प्री और मेंस का, उसके रिगार्डिंग इस चीज को ले लिया। प्री का पेपर फिर भी काफी अच्छा था, मॉडरेट लेवल का, लेकिन जो मेंस का पेपर आया आपने शायद उससे कोरिलेट कर दिया कि हमारा पेपर भी ऐसे ही आएगा। पूरे पेपर का अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे 1 बाय 1 करके। तो अगर बात करें तो पेपर जैसा आना चाहिए था TGT PGT का, सेम पेपर वैसे ही आया। 18 क्वेश्चन आपत्तियां मुझे लगी, और 18 में से भी 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर डिस्कस करने की बात है, यानी कि एक्सेप्ट किए भी जा सकते हैं और नहीं भी किए जा सकते हैं। तो ओवरऑल ये तो फिक्स है कि 15 क्वेश्चन पे आपके डिनाय होंगे, जहां तक मैंने अपना एनालिसिस करा है। फिर हम एक बार दोबारा आप सभी के साथ में इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और फिर कहता हूं, अगर एक पल के लिए मेरे शब्द किसी को अगर चुभ जाते हैं, बुरे लगते हैं, तो प्लीज मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, ठीक है। हम नहीं चाहते किसी प्रकार की हेटिंग वगैरह हो, ये सारी चीजें हेटर्स को ये इस तरीके से कुछ नहीं, लेकिन उसमें साफ साफ मेंशन था कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो मेरी PDF में आपको प्रोवाइड करा रहा था उसमें थीम, मैसेज, ये सारी चीजें, आई अंडरस्टैंड कि डायरेक्ट सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आप मुझे बताना पेपर का एनालिसिस करके कि जब सामने वाला दे रहा है चीज पढ़ो, तो पढ़ने के बाद में हमारा माइंड डिफरेंट पाथ में जाने लगता है कि हाँ यार ये मैसेज दिया जा रहा है, इसके माध्यम से कन्वे किया जा रहा है, इस चैप्टर की ये थीम है, इस पोएम की ये थीम है, क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमें ये सारी चीजें पढ़नी, टेक्स्ट तो कवर करना ही है। इसके अलावा जब मैं राइटर्स के ऊपर बात कर रहा था, जैसे कि वो वाली पोएम है लूसी वाली, ठीक है, उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, नेचर पोएट जिन्हें कहा जाता है, उसको डीप लेवल पर कवर करने की बात, उसमें से क्वेश्चन आया लिरिकल बैलेट्स वाला, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा मैंने कहा ना इनिशियल फेज पर था तो थोड़ा अतिरिक्त दबाव आ गया था,
लेकिन अब इस विषय में हम लोगों को किसी के रिगार्डिंग कुछ बात नहीं करनी। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, आने वाले समय में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो राइटर प्लस कंटेंट को डीपली कवर करके चलें, ठीक है, ये मेरा कहना है। अब वन बाय वन करके क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं एक बार। सो क्या लिखा है, द नेकलेस, हाउ डज मैडम लॉइजल एंड अप इन अ पॉवर्टी, ठीक है। तो द नेकलेस में मैडम लॉइजल बेसिकली गरीबी में कैसे पहुंच जाती है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, ये सबने बना लिया होगा। हम सिर्फ यहां पर अब ये बात करेंगे कौन सा क्वेश्चन रिलेवेंट है और कौन सा क्वेश्चन नहीं है, किस पे आपत्ति दर्ज करना जायज है और कौन सा क्वेश्चन मेरे हिसाब से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे अगर हम करेंगे हर एक क्वेश्चन को पढ़कर ये सारी चीजें, क्योंकि ये तो पता है आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, हम सबने चैप्टर कवर कर रखा है इसलिए ठीक है। नेक्स्ट क्या था, ये भी रिलेवेंट क्वेश्चन है आपका, साउंड ऑफ म्यूजिक से आया। हाउ डज द ऑथर यूज कॉन्ट्रास्ट टू हाईलाइट एवलिन ग्लेनीज जर्नी इन द स्टोरी द साउंड ऑफ म्यूजिक। हाँ, ये मान सकता हूं कि थोड़ा सा पूछने का तरीका डिफरेंट है, कि उसमें पूछा गया है साउंड ऑफ म्यूजिक में बेसिकली एवलिन ग्लेनी की यात्रा को उजागर करने के लिए लेखक ने जो विरोधाभास का यूज किया गया, कॉन्ट्रास्ट की बात यहां पर हुई है, उसका कैसे इस्तेमाल किया है। तो ये रिलेवेंट क्वेश्चन है यार, उसमें डीप में ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भी समझते हैं इस चीज को, ठीक है। उसके अलावा क्या है, केजिया का पूछा गया क्या फील करती है, सेम, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। व्हाट इवेंट कॉजेज अ चेंज द पोएट्स मूड डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। बहुत से लगभग 3-4 एस्पिरेंट ऐसे जिन्होंने क्वेश्चन ये आंसर करके आए यार, मतलब डायरेक्ट स्नोफॉल, ठीक है, वहां बर्फबारी हो रही थी, पता नहीं वो मैंने वीडियो में बर्फबारी करा दी, वो माइंड में क्लिक कर गया, क्या कर गया, आई रियली डोंट नो। लेकिन पूरे चारों ऑप्शन मैंने कहा था इसलिए कि चारों ऑप्शन पढ़ के चलना। अब बड़े प्रेम से पूर्वक क्वेश्चन गलत हो गए, कोई इशू नहीं है अब बस यही कह पाऊंगा, इसके अलावा निशब्द हूं। सो ये भी काफी ज्यादा सेंटेंस फ्रेज को हमें कंप्लीट करना था, ग्रामर का क्वेश्चन था हमारा। ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाला, इसमें लगेगा 100%, आप सब जानते हैं जैसे ये हमारे सिलेबस में पार्ट नहीं है यार। इसके अलावा गॉथिक डबल, ठीक है, जेएनआर का क्वेश्चन, तो इसमें लगना निश्चित है और ये एक्सेप्ट किया भी जाएगा। लास्ट में उसके रिगार्डिंग में थोड़ी सी बात कर लेंगे कि सर क्या होगा अगर, क्योंकि ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन क्या होगा और हमें क्या करना चाहिए अगर हमारे साथ गलत होता है तो। टूरू दत्ता क्वेश्चन अवर कैजुरल ट्री से आया, अब वो कितना भी डीप दे सकता है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, तो एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज नॉट एन एग्जांपल और मेटाफर, ठीक है, ही रन्स लाइक द विंड, सीधी बात है, ये सिमली का एग्जांपल है, बाकी सारे हमारे मेटाफर के हैं। विंड वाला क्वेश्चन है, कोई गुंजाइश ही नहीं है इसमें कि आपत्ति दर्ज हो, ये ऑब्जेक्शन वाला लगेगा, ठीक है। हु इज द ओनली राइटर टू हैव वॉन द नोबेल प्राइज, अब बेसिकली जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में अगर बात करें तो ये हमारे एम्पिटेड ग्रेड 1 उसमें है, आर्म्स एंड द मैन, ये उनका वर्क है। सो ये पता नहीं कहाँ कौन से माइंड में चला गया, तो इस पे आपत्ति दर्ज होगी, पक्की बात है। अब अगर हर एक क्वेश्चन को लिटरेचर से कवर का ऐड कर दूं, कनेक्ट कर दूं, तो वो तो फिर सभी ऐसे हो जाएंगे, तो सीधी बात है इस पे ऑब्जेक्शन आपका लगेगा। नाउ विंड वाली पोएम का क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। लॉस्ट चाइल्ड वाला भी क्वेश्चन मैंने सारे पढ़ लिए, इसलिए बस वही है कि आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा है कि सर आपने कितना कैजुअली कह दिया कि सब आता है। देखो यार, रिस्पेक्टेड टीचर्स, मैं फिर दोहराता हूं अपनी बात को, हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि हमें हर डायमेंशन कवर करना चाहिए। मैं सब कुछ थीम मैसेज देख रहा था और उसमें साफ साफ मेंशन भी था, शायद आप लोगों ने हल्के में ले लिया उस चीज को, बट एनीवे अब जो हो गया है सो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे, आप में से काफी एस्पिरेंट जो ग्रेड 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास में, जो गलती हमने इस बार करी हम उसको दोहराए नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इस पर डिस्कस करने वाली बात थी, ठीक है। ये डिस्कस करने का मतलब है कि ऑब्जेक्शन लगेगा जरूर, लेकिन एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये बात करने वाली बात है, ठीक है। क्या लिखा है, विच ऑफ दिस पोएट्स इज नोन फॉर रिवॉल्यूशनिंग मॉडर्न पोएट्री विद द यूज ऑफ फ्री वर्ड्स एंड कैटलॉगिंग द टेक्निक्स इन्फ्लुएंसिंग लेटर पोएट्स लाइक एलन गिन्सबर्ग। मेरा मन कहता है कि ये अगर आपत्ति दर्ज होगी तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पोइट्री की बात हो रही है, इसका मतलब आपको सबसे पहले पोइट्री, फिक्शन, ड्रामा, प्रोज को पता होना चाहिए, ये होते क्या है, इनके बारे में डीप लेवल पर कवर करनी चाहिए चीजें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपत्ति जरूर दर्ज होगी। आप अपना मत क्या रखते हैं ये आपका स्वयं का निर्णय है, और मेरा मत क्या है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में, तो ठीक है वो रहना चाहिए, लेकिन फिर वही बात है कि अगर मेरे किसी स्टेटमेंट से अगर किसी को बुरा लगता है, छोड़ दो, भूल गए, वापस रिटर्न ले ली शांग सर ने अपने शब्द यार। लेकिन जस्ट वो है ना कि थोड़ा बहुत तो आपको देगा, 10 नंबर तो थोड़ा सा उड़ा के देगा, ये देखने के लिए कि आपने कितना पढ़ा है उसको। देखो सीधी बात है, सिलेबस सब कुछ सबके लिए समान था, तो कौन ऐसा है जिसने डिफरेंट किया है, क्योंकि बहुत से महारथी ऐसे लगभग मान के चलना 60-70% जो है पूरा सिलेबस रट के गए होंगे, क्योंकि सबके लिए नौकरी की बात है यार। तो आपने डिफरेंट क्या किया,
पेपर तो 10% तो ऐसा आएगा। और मुझे ये भी महसूस होता है कि शायद आप लोगों को ये महसूस हो रहा होगा कि बस कैमरे के सामने आकर खड़े होकर कुछ भी बोल देना और आसान होता है। अपने एक्सपीरियंस को साझा कर रहा हूँ रिस्पेक्टेड टीचर्स, बस इतना मान के चलिए आप। बाकी फिर दोहरा दिया, अगर कोई भी अगर बुरा लगता है प्लीज भूल जाना श्यांक सर ने कुछ कहा है। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से देखो डिस्कस लिखा है, इसलिए आपत्ति जरूर दर्ज होगी, हो भी गई होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद स्वीकार किया जाएगा। नाउ आइडेंटिफाई द ऑप्शन विद द इनकरेक्ट यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ग्रामर का क्वेश्चन है। नाउ जेन आस्टीन का सीधी बात है, खत्म, जब सिलेबस में है ही नहीं तो बात ही हो गई। ग्रेड 1 प्री का है, इस पे लगना निश्चित है। थर्ड पर्सन लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू शेप ऑफ द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग। एक मिनट, कौन सा था? द थर्ड पर्सन लिमिटेड। ठीक है, ये मार्गी वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एक्सेप्ट किया, यानी कि इस पे कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सही है वो। इंडियन व्यूवर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। गर्ल्स वर्दी की स्पेलिंग शायद मेरे हिसाब से उस पेपर में गड़बड़ है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे बताया गया था। ओके 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 ओके, ठीक है। ग्रामर का क्वेश्चन इसमें कोई इश्यूज नहीं है। फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ वर्बल आयरनी। अब बस इतना ही कहूंगा, वर्बल आयरनी मेरे नोट्स में था या नहीं, और मैंने जो टेस्ट सीरीज थी उसमें क्वेश्चन डाला था या नहीं, बस इतना आप बता देना कमेंट बॉक्स में। ये राइम स्कीम दुनिया पता ही, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैंने टेस्ट में न जाने कितनी बार दे दिया था। मिडनाइट विजिटर, हाउ डज ऑजिबल आउटविट द इंट्रूडर इन द स्टोरी बाय प्रिटेंडिंग दैट रूम हैज अ सीक्रेट ट्रेडोर। ठीक, ये तो आसान प्रश्न है। तो देखो ये क्वेश्चन पेपर ऐसा है कि जिसने स्टोरी पढ़ी होगी वो ऑप्शन देके एलिमिनेशन मेथड लगा के बना लेगा, तो इतना कोई वो था नहीं। हाँ, ये मानता हूं बिल्कुल 100% कि एग्जाम हॉल में मनोदशा अलग रहती है। सीरियसली इससे सहमत हूं 100%, 1% भी, वरना मैंने आपसे कहा था ना, प्री में 98 क्वेश्चन ऑलरेडी जर्नी में लगा चुका था, तो वो मनोदशा डिफरेंट रहती है। अब पेपर हो चुका है, अब काम डाउन हो गए हैं, तो ये वैसे अब ये चीजें धीरे धीरे आपको भी लगने लगा, अरे यार अरे यार अरे यार, कितने फैमिलियर से इससे। नेक्स्ट है कैजुरिनेटरी वाला है, तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, इस पे लगना नहीं है। अविक्रम सेठ का नॉवल सुटेबल बॉय इज नोटेबल फॉर बीइंग वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल वॉल्यूम नॉवेल्स इन इंग्लिश। मैराथन क्लास ली थी, उसमें क्वेश्चन मैंने दिया था या नहीं। इसके अलावा सीधी बात है, ये हमारे इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन है, तो वो तो बनना था यार, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगना, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स थर्ड कंडीशनल क्लॉज। ग्रामर का क्वेश्चन है, कोई सीन ही नहीं है इसमें। द एब्सेंस ऑफ वर्ड्स फॉलोइंग डिस्टिंग्विश ब्लैंक वर्ड्स फ्रॉम अदर वर्ड्स फ्रॉम राइम। ब्लैंक वर्ड्स का क्वेश्चन है, कोई आपत्ति दर्ज नहीं होना इस पे। नाउ चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म ऑफ द गिवन ऑप्शन बाय द टाइम रीच। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ग्रामर का। नाउ लॉस्ट चाइल्ड, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। इन द नेकलेस, डन, कोई इशू नहीं है। व्हाट मैसेज गॉलवर्थी द जस्टिस सिस्टम फॉर रिच एंड ओवर फेवर्स द रिच ओवर द पुअर। ठीक है भैया, आराम से बना लेते हैं आप लोग। इन बोली व्हाट डिड बोली डू व्हेन शी वाज फोर्स्ड इनटू अनवांटेड मैरिज। ठीक है, शी प्रोटेस्टेड एंड रिफ्यूज्ड टू मैरी, कोई इशू नहीं है इसमें, बना लिए होंगे आपने। देखो ऑप्शन कैसे हैं उसमें, शी रेन में भाग गई, नहीं यार। शी क्राइड एंड एक्सेप्टेड, नहीं यार। शी एग्रीड टू मैरी द मैन, हाँ ये तो माना था कि उसमें सहमत करती थी, लेकिन उसमें क्या हुआ, शी प्रोटेस्टेड एंड रिफ्यूज्ड टू मैरी। लास्ट में क्या हुआ था फाइनली, तो ये ए और डी वाले क्वेश्चन में कॉन्ट्रास्ट आता। A legion of North Angle, why is the woman punished by Saint Peter? ठीक है, she refused to share her food with beggar। ये भी बनाने वाला था आराम से। Choose the figure of speech in the expression। ठीक है, सिद्धूज यूनिफॉर्म fits him like a glove। अब सीधी बात है, सिंपली लाइक वाला आ गया। ये तो बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे, तो उसमें कोई सीन ही नहीं है। ऑब्जेक्शन, हाउ डज सेटिंग द लॉटरी बाय शेरली जैक्सन, लगना है और उनको एक्सेप्ट भी करना है, जब सिलेबस में है ही नहीं, तो कोई और ही वर्क है यार। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू, कोई दिक्कत नहीं है। द क्रूलिटी ऑफ द कैप्टिविटी, अब ये बताना कि क्वेश्चन आया था कि नहीं हमारे उसमें से। अब देखो यहाँ पर ये मुद्दा नहीं कि आपके इसमें से आया नहीं, मुद्दा ये है जिसने पढ़ा है तरीके से पूरे टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को, वो बना ले जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन, ग्रामर का क्वेश्चन, इसमें कोई सीन नहीं है। ऑन किलिंग ट्री अकॉर्डिंग टू पोएम, हाउ डज अ ट्रूली किल ट्री बाय कटिंग इन एट द रूट, जड़ से उखाड़ दो भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट टेंस फॉर्म ऑफ द, ग्रामर का क्वेश्चन है, कहानी खत्म हो गई, हटाओ। ग्रामर मतलब कितना भी डीप दे सकता है, हाउ डज द ईश्वर एंड लाइफ स्टाइल, ठीक है, हटाओ। एनसीईआरटी का मतलब ईश्वर आ गया ना, मतलब अब वो कितना भी डीप दे देगा आपको यार ना। हाउ डज शेक्सपियर पोर्ट्रे शाइलॉक, ठीक है, एज बोथ विक्टिम एंड विलन, ठीक है। कुछ याद आ रहा है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स जीरो कंडीशनल क्लॉज, ठीक है, क्लॉज वाला क्वेश्चन है ग्रामर का, कुछ नहीं दिक्कत है उसमें। हाउ डज द हैप्पी प्रिंस सेक्रीफाइस हिज सैफायर्स, ठीक है, दैट द
ट्रू जनरसिटी रिक्वायर्स गिविंग अंटिल नथिंग इज लेफ्ट। बहुत बढ़िया, ये भी बना लिया लोगों ने, इसमें कोई इश्यूज नहीं आए। Keats' ode to autumn is often considered an ode that embodies which of the following poetic qualities? A meditation of the, इसमें भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं होना है, ठीक है। Which metrical patterns is used to write blank verse? Iambic pentameter, ये मैंने बता रखा था आप सभी को, नोट्स में मेंशन भी था और सभी टीचर्स ने बताया होगा, ठीक है। Now which is the following poets translate the Rubaiyat of the, सीधी बात है, ऑब्जेक्शन लगना, कहानी निपट गई इनकी। और क्या है भाई साहब, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। शी ग्रामर का क्वेश्चन है, ये भी ऑन अम्ब्रेला और हमारे सिलेबस में था। एंटोनिम से क्या पूछा गया उसमें भाई साहब, डिस टू फॉर्म इट्स एंटोनिम्स, ठीक है। एक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट टेक द प्रीफिक्स डिस, ठीक है। डिसअप्रूव, डिसअपियर, डिसेबल्ड, इसके अलावा क्या लिखा है, फ्रॉम इट्स एंटोनिम बनाना था, ठीक है भाई साहब। क्वेश्चन इतने टफ नहीं दिए गए थे, ठीक है यार, मतलब सारे की बात नहीं हो रही, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं 30% जो मैंने देखे उसमें कि काफी हर कोई बना लेता उसमें यार। Why does the Shakespeare the Lake Isle of Innisfree want to go to Innisfree to escape from city and life, ठीक है। ये सारे आप देखना एक बार यार, एक बार नोट्स पढ़ना। सो नेक्स्ट है, व्हाट माइट द माइनर सिंबलाइज ऑफ द लास्ट लीफ, ठीक है, कहानी खत्म, सिलेबस में है। तो व्हाट ड्राइडन ओपिनियन ऑन द यूज ऑफ राइम, हाँ इस पर डिस्कस करने की बात थी। अब क्या पूछा गया उसमें, व्हाट इज ड्राइडन, जॉन ड्राइडन के बारे में बात हो रही, क्या ओपिनियन है द यूज ऑफ राइम इन ड्रामा। दो चीजों के बारे में बात हो रही, एक तो राइम स्कीम के बारे में, मान लो यहाँ पर राइम के बारे में बात हो रही है, और ड्रामा के बारे में। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन शायद एक्सेप्ट नहीं होगा, जॉन ड्राइडन का जो व्यू है, क्योंकि ये क्वेश्चन उन 10 नंबर के क्वेश्चन में आता है, ठीक है। व्हाट इज ड्राइडन्स ओपिनियन ऑन द यूज ऑफ राइम, राइम संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप राइम को कितना डीप में कवर कर सकते हैं वो मानता हूं यार। तो शायद आपत्ति जरूर दर्ज होगी, लेकिन मुझे लगता है ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि आपत्ति दर्ज स्वीकार की जाएगी, ये सही माना जाएगा, देखना। नेक्स्ट है द कंट्री द ब्लाइंड बाय एच जी वेल्स, सिलेबस में नहीं है भैया, क्यों दे रहे हो, जाओ यहां से। इन ए क्लोज सिलेबल द वोवेल साउंड इज यूजुअली शॉर्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, बहुत बढ़िया। ये बताया है कि नहीं, ये सिलेबस में टेस्ट में दिया है कि नहीं दिया। अलेक्जेंडर पोप स्टेट्स टू इट इज ह्यूमन, डिस्कस और ऑब्जेक्शन की बात हो रही है यहां पर। अब इसका मतलब क्या है, अलेक्जेंडर पोप टू इट इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, व्हाट डज ही इंप्लाई अबाउट द क्रिटिसिज्म। अब ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, टू इट इज ह्यूमन फॉरगिव डिवाइन, व्हाट डज ही इंप्लाई अबाउट क्रिटिसिज्म के बारे में बात हो रही है। क्योंकि हम सभी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो क्रिटिसिज्म उसमें पढ़ना एक कंपलसरी पार्ट हो जाता है। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर प्लीज ये मत सोचना कि सर ऐसे तो हर किसी के ऊपर हम सोच सकते हैं, आलोचना तो किसी की भी होती है, आप अभी आपके ऊपर क्रिटिसिज्म कर देंगे। तो फिर बता रहा हूं, आपत्ति लगना चाहिए और ये क्वेश्चन हटना भी चाहिए, फिर बता रहा हूं, लेकिन शायद स्वीकार ना किया जाए, मुझे ऐसा लगता है। यहां पर ये मेरा पर्सनल व्यक्त मानना है, ऐसा हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, आपके हाथ में जाए, ये सारी बातें मैं चाहता हूं। नेक्स्ट है डस्ट ऑफ स्नो का, उसमें कोई सीन नहीं है, मैं चूंकि ओवरव्यू ले चुका हूं अच्छे से, इसलिए आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं सर आप एम्फेसाइज करके इस क्वेश्चन पर देखो, क्या ये क्वेश्चन ऐसा था कि हाँ बनाने लायक, तो मुझे बताना। लेकिन मैंने कहा ना, टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन एग्जाम पेपर जो है बेसिकली ऐसा ही आता है। सो हाउ डज लैम पोर्ट्रे हिज स्कूल डेज, ठीक है, क्रिस्ट हॉस्पिटल 5, ऑब्जेक्शन लगेगा क्योंकि चार्ल्स लैम हमारे सिलेबस में नहीं, ग्रेड 1 प्री में जरूर है, ठीक है। ड्रीम चिल्ड्रन रिवरी वाला चैप्टर है, उनका वर्क है, ठीक है। ये बेसिकली वो क्लास 12 में एमपी बोर्ड में था उस टाइम पीरियड पर। विच पोएट कंटेन फ्रेज ऑफ मैन स्पीकिंग, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्शन लगनी है, ठीक है, कोई उसमें दो राय नहीं है। अब चूंकि उसमें कोई ये कह सकता है कि भाई साहब ये लिरिकल बैलेट्स, देखो जिसका आंसर सही गया वो कनेक्ट कर सकता है कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ हमारे, एक सेकेंड फोन आ रहा है मेरा, एक सेकेंड, ओके ठीक है डन, चलो। सो विलियम वर्ड्सवर्थ जिनका सही निकल गया वो हमारे सिलेबस में है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना, लेकिन ऑब्जेक्शन इस पे लगेगा, ये पक्की बात है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड सेंटेंस, कोई सीन ही नहीं है इसमें, ग्रामर का क्वेश्चन है हमारा। कंडीशनल क्लॉज, एन ओड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द लिरिकल पोएम दैट एक्सप्रेसेस अ डीप फीलिंग, आसान प्रश्न है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके।
हाँ, हाउ डज द प्रोटोगोनिस्ट रतन व्यू वर्ल्ड अराउंड हिम? टी फ्रॉम आसाम, ही इज डीपली डिsillusioned व्यूइंग द वर्ल्ड एज अ प्लेस ऑफ हार्डशिप एंड इनइक्वलिटी। ये क्वेश्चन तो 100% हटना है। पहले तो इसमें नाम का कलेश, दूसरी बात कहीं से कहीं तक भी वो आंसर से मैच बिल्कुल नहीं खा रहा, इसलिए तो हटेगा। ठीक है, एक्ने के बारे में बताया गया, पिंपल्स ये बताया था भाई साहब, एक्ने मींस क्या है, पिंपल्स वर्ड मीनिंग में भी दिया था जब पोएम मैंने वीडियो बना रखा था उसमें। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसका कोई कॉन्सेप्ट 1 मिनट और चेकआउट कर ले। ठीक है, ओके डन। आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, रेस्टोरेंट और दो डिलीशियस क्वेश्चन। ठीक है, मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा है। नेक्स्ट है मैसेज पूछा गया, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द, ठीक है, गेट अक्रॉस। फ्रेजल वर्ब ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन है हमारा। आइडेंटिफाई द क्वेश्चन इनकरेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्रामर का क्वेश्चन है। देखो हम आज के इस वीडियो में केवल और केवल ये चर्चा करने आए हैं कि कौन से क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज होना है और स्वीकार नहीं हो सकती है, उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन मोस्ट। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट है, ये ऑब्जेक्शन लगेगा। ठीक है, एडगर एलन पो, एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं लगाऊं बाद में? मैं बाद में लगाता हूं, ठीक है। चलो, मिस चिकली का कॉल आ गया। सो कहाँ थे हम लोग? हाँ, सिलेबस में है नहीं तो वो तो जाएगा बाहर सीधे, उसमें कोई दो राय है नहीं। एंड इसके अलावा बात करें, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ रतन इन टी फ्रॉम आसाम। क्वेश्चन अच्छा था, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर शायद नाम में सबसे पहली गलती तो गड़बड़ हो गई, नाम में रतन में, तो नाम के चक्कर में पहले क्वेश्चन उड़ जाएगा यार। लेकिन शायद वो कुछ डिफरेंट बनाने का प्लान कर रहे हो। सो व्हाट इज मीन बाय ड्रामेटिक आयरनी? आयरनी पढ़ाया था तो ड्रामेटिक आयरनी के बारे में बता रखा था मैंने, लेकिन अच्छा प्रश्न था, तो ये कोई हटने वाली कोई गुंजाइश है नहीं इसमें। बाकी 75 तक हम पहुंचते हैं। ओके, मिजबिल वाला है, कोई लिमिटेशंस नहीं कि वो अगर एनसीईआरटी में कितना भी डीप दे सकता है। आइंस्टाइन्स 1905 पेपर स्पेशल रिलेटेड इंट्रोड्यूस। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, एंटोनियो से सिलेबस में है, रीच फॉर टॉप सिलेबस में है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज पोप्स एडवाइस ऑन हाउ टू बी अ गुड क्रिटिक। ऑब्जेक्शन लगेगा पक्के में, पक्के में लगेगा। बात वही है कि अगर क्रिटिसिज्म की बात करेंगे, वो होता है ना कि सर फिर तो नेट और यूजीसी लेवल का पेपर देते हैं, तो ये तो लगेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, तो घबराना नहीं, इसमें ऑब्जेक्शन लगेगा। नाउ हाउ डज द सेटिंग द रॉकिंग हॉर्स विनर बाय डीएच लॉरेंस। सिलेबस में नहीं है, इररिलेवेंट क्वेश्चन, जाएगा सीधे निपटे। नाउ विच ऑफ द करेक्ट फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम टू ब्रेक द आइस। ये तो बच्चों जैसा क्वेश्चन था, यानी कि आई अपोलोजाइज, कोई क्वेश्चन बच्चों जैसा नहीं होता है। ठीक है, जिसने पढ़ा है उसके लिए बच्चों जैसा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो रिमूव टेंशन बाय स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन, अपनी चुप्पी को तोड़ना होता है बेसिकली। नाउ थॉमस हार्डीज पेसिमिस्टिक वर्ल्ड व्यू, ऑब्जेक्शन लगेगा। ठीक है, ऑफन रिफ्लेक्टेड इन हिज नॉवेल्स वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच फिलोसॉफिकल मूवमेंट? डिटर्मिनिज्म। तो यहां तो ये कहानी निपटेगी भाई साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन भोली हुई, अब इसको प्लीज अब ये कन्वर्ट मत करना सर, आपने एक शॉर्ट्स बना रखा था उसमें थॉमस हार्डी वाला जो बताया था, जिसमें आर के नारायण से थोड़ा सा रिलेवेंट टाइप आपने किया, तो ये है ही नहीं, इस पे ऑब्जेक्शन लगेगा। ठीक है, भोली वाला चैप्टर है हमारा। इसके अलावा और क्या है? द स्काइज और प्लेटर। ठीक है, अनटचेबल। हाँ, व्हाट डज बाखास कैरेक्टर प्राइमरीली सिंबलाइज इन अनटचेबल? क्या ये स्वीकारणी है? ये क्वेश्चन पे ना डिस्कस लिखा है ना कौन, यानी कि ये क्वेश्चन सही है। इंडियन राइटिंग इंग्लिश लिटरेचर में हम सब जानते हैं अच्छे मुल्क राजानंद का वर्क जो है बेसिकली अनटचेबल काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, और मैंने कहा भी था उसमें कि बाखा एक कैरेक्टर है। सो व्हाट डज बाखास कैरेक्टर प्राइमरीली सिंबलाइज इन अनटचेबल? तो सर ऐसे हम कितने कितनों को पढ़ेंगे? नहीं यार, मानता हूं ये मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर आपत्ति दर्ज 100% हो सकती है, लेकिन वो स्वीकार नहीं की जाएगी। लेकिन ये आप भी जानते हैं अच्छे से कि बना लिया जाएगा, क्योंकि जनरली जब जितने भी रिस्पेक्टेड टीचर्स ने ये वर्क पढ़ाए थे, तो कुछ ना कुछ ब्रीफ में जरूर बताया उनके फेमस वर्क के बारे में, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर अगर हैं तो वो डेफिनेटली बताए हैं। नाउ डिकेंस पोर्ट्रे विक्टोरियन सोशल मोबिलिटी इन द नॉवेल। ठीक है, ये हमारे सिलेबस का ही है। हाँ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द, इसके अलावा स्ट्रक बाय द इंटेलिजेंट ऑफ द नॉवेल, जेएनआर हमारे सिलेबस में नहीं, तो इस पे ऑब्जेक्शन लगना सही है। इसके अलावा इन व्हाट डज द स्ट्रक्चर द सिल्वर बॉक्स कंट्रीब्यूट टू इट्स सोशल मैसेज, क्या मैसेज उसमें प्रोवाइड किया जा रहा था? ये मैंने देखो मैसेज, थीम, एनालिसिस,
हर प्रकार का कंटेंट तैयार किया था। जिसने पढ़ा होगा ना वो बना ले जाएगा, और आप में से बहुत से लोगों ने बनाया भी, ऐसा नहीं है। फिक्स सेम टू सेम तो नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेटली जिसने पढ़ा होगा उसका माइंड डिफरेंट पाथ में चलने लगा होगा यार। बस 90 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन क्योंकि आपके वो अनसीन पैसेज के थे, मुझे बताया गया कि काफी इजी था। अभी पूरा करने के बाद में सीन क्या है सर, मतलब आप यहां पर आए, आपने सारे क्वेश्चन देखे। चूंकि मैं जब ये सब सेट कर रहा था तो मैं सारे क्वेश्चन पढ़ चुका था, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूं, और यही मोटिव था। अब बात अगर आती है सर, लगभग अगर मान लो 18, 16, 15, मैक्सिमम 18 है, 18 क्वेश्चन से ज्यादा आपत्तियां दर्ज होगी नहीं, ठीक है। अब उस केस में क्या किया जाएगा, जस्ट मान लो कि 18 क्वेश्चन हट जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो मार्किंग होती है 82 पे। अब जो एस्पिरेंट जिसके मान लो 76, 75 मार्क्स अगर आ रहे हैं, और 5 क्वेश्चन इस 18 में से हैं, और फिर उन्होंने हटा दिए, तो मैं समझता हूं डेफिनेटली रूल बुक में इसका प्रोसेस लिखा होगा। लेकिन सवाल यह है कि ये सारी नौबतें आती क्यों हैं। 1, 2, 3, 4 तक समझ में आता है भाई, 18 क्वेश्चन। और फिर बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी प्रकार से रिजल्ट में ऊपर नीचे देखने को मिलता है, तो पहले तो मैं रिसर्च करूंगा, उसके बाद किसी कंक्लूजन पहुंचकर अपनी बात को आप तक रखूंगा। अभी फिलहाल मैंने आप सभी से कहा था कि आज मेरा शेड्यूल काफी व्यस्त था, तो मैं चाहता हूं कि जो भी रिजल्ट आए और जो भी ये कंक्लूजन में पहुंचे ईएसबी की टीम, आपके हित में पहुंचे, क्योंकि आप सभी ने काफी मेहनत करी है यार। मैं हमेशा सकारात्मकता के साथ में आप सभी के साथ में खड़ा हूं, लेकिन फिर बता रहा हूं, आप में से मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों के मन में दिलचस्पी होगी अभी जानने के लिए कि सर हमारे क्वेश्चन अगर हट जाएंगे तो फिर हमारा रिजल्ट कैसे बनेगा। तो पहले मैं उसके रिगार्डिंग रूल बुक में अच्छे से कवर कर लूं सारी चीजें, और उसके बाद में कैसे उसका इंपैक्ट रहेगा इस, क्योंकि देखो यार, ये कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं है यार। 18 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 18 में से भी अगर आप मान लो 3 हटा भी दें जिसमें हमने डिस्कस लिखा है, तो भी 15 क्वेश्चन होते हैं। 85 में से मार्किंग, तो आप 85 नए क्वेश्चन दो ना हमें यार, तो हमें एक मौका मिलता, फ्रेश कंपटीशन। तो अब यहां पर थोड़ा सा समय और दीजिए, कुछ बेहतरीन सी जानकारी कलेक्ट करके आप सभी के लिए लेकर आऊंगा मैं। आज मैंने फिर बता रहा हूं, चूंकि मेरा शेड्यूल काफी व्यस्त था इसलिए। सो ये 90 क्वेश्चंस में से, और मैं फिर बता रहा हूं, मेरे किसी भी स्टेटमेंट को या कमेंट को आप प्लीज भी नेगेटिव वे में नहीं लीजिएगा। क्योंकि मैंने कहा ना, आप में से हो सकता है बहुत से लोगों ने पहली बार एग्जाम दिया, लेकिन मैंने जो व्यक्ति अगर 2018 का आपके साथ बैठा होगा, उसके लिए बिल्कुल भी वैसा नहीं है शॉकिंग पेपर की यार ऐसा आ गया, क्योंकि वो भुगत भोगी है, वो एक्सपीरियंस होल्डर है इसलिए। सो आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से हमारी बात जो है इस आंसर की रिगार्डिंग आप तक अच्छे से पहुंची होगी। बहुत जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन इसको हटाते हैं और इसको लगाते हैं। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। बट उससे पहले हाँ, एमपीटेट ग्रेड 1 का कोर्स बहुत जल्दी 1-2 दिन में अपडेट होने लगेगा, ठीक है। सो बस थैंक यू वेरी मच।